गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 22 हमारा प्रीवियस लेक्चर ही है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो हम ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे दैट इज़ द मार्केट साइज़, कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखें जहाँ पे हम इंश्योरिंग कर रहे हैं अपने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को किसी भी कंट्री के अंदर, तो जो इंश्योरेंस स्कीम का जो इंश्योरेंस स्कीम्स की जो प्रोलिफरेशन है वो एक्सपेक्टेड करते हैं कि उनकी जो की रेशियो है वो 4% से ज़्यादा नहीं हो किसी भी एंड ऑफ द ईयर के अंदर, और वो रिवेल करता है एस्कॉम लेटेस्ट पेपर के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ लाइव्स कवर्ड हो रहे हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर ड्यूरिंग 15 एंड 16 वाज 36 करोड़, और अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं कि जो 30% है इंडियन टोटल पॉपुलेशन वो इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इंगेज है। उसके बाद अगर हम नंबर्स देखें जहाँ पे हम हर एक सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर इतने मतलब कि 28.80 करोड़ जो पीपल हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं इन पॉलिसीज़ में, जो कि एक प्रीवियस फिजिकल पॉलिसी के बिहाफ पे किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जून 2016 से मई 2017 का जो पीरियड था उसके अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसने रिकॉर्ड किया एक न्यू प्रीमियम इनकम जो कि 1.87 ट्रिलियन मींस यूएस डॉलर के 29.03 बिलियन के बराबर है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो रिपोर्ट करती है 9% इंक्रीज़ इन द ओवरऑल एनुअल प्रीमियम को, जो कि इक्विवेलेंट है अप्रैल और नवंबर 2016 के अंदर। और इस पीरियड के अंदर हम अगर ओवरऑल एनुअल प्रीमियम को इक्विवेलेंट करें तो ये मेजर करता है उस नॉर्मलाइज पॉलिसी प्रीमियम को किसी भी इक्विवेलेंट रेगुलर एनुअल प्रीमियम के अंदर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं अपने इंडिविजुअल और ग्रुप बिजनेस को जो कि एक प्राइवेट प्लेयर्स के होते हैं, और वो अप टू 16% है, जो कि अगर हम रुपीज़ के अंदर देखें तो 1,25,563 करोड़ हैं। और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की देखें तो 4% इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि 1,50,456 करोड़ हैं। उसके बाद अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो हम देखते हैं कि कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट्स हमारे इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में हुए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारा न्यू इंडियन एश्योरेंस है वो फील करता है उन प्रोस्पेक्टस को जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे है, और वो सेल करता है अपने टोटल स्टॉक को 40.56%, जो कि रेज़ कर रहा है अपने 7,000 करोड़ इनकम को। और इस प्लान के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम अपने कैपिटल को रेज़ कर रहे हैं जब हम अपने पर्टिकुलरली किसी बिज़नेस को ग्रोथ करने में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ उसकी सॉल्वेंसी लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो सेकंड पॉइंट है कि जो न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो एक लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है यूएस के अंदर, और वो इन्वेस्ट करती है 121 करोड़ रुपीज़ इन मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर, और उनका अगर स्टेक देखें हम तो वो 22.52% है। और अगर हम देखें तो इसको यूज़ करती है मैक्स, जो कि इन्वेस्टिंग करती है एक न्यू फोकस एरिया के अंदर जो कि एजुकेशन और रियल एस्टेट के होते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो जो न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट है, अगर उसके ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट डिवीज़न को देखें न्यूयॉर्क लाइफ में, तो उसके अलॉन्ग अगर हम देखें तो जो अंदर इन्वेस्टर है जैसे कि जैकब बैलेंस, वो किसी भी एक आउन सिग्निफिकेंटली माइनॉरिटी ऑनरशिप को एक सेक्टरम कैपिटल में लीड करता है, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ख़रीदना होता है, जो कि अवेलेबल है हमारे 30% स्टॉक का, जो कि $50 मिलियन है एक सेंट्रल कैपिटल का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो एविवा पीएलसी है वो एक यूके बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एक्वायर करती है एडिशनल 23% स्टेक को एविया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के अंदर, और वो जॉइंट वेंचर है किसका, डाबर का, जो कि उसका पार्टनर है, और वो इन्वेस्ट करता है 940 करोड़ रुपीज़। और अगर हम देखें तो जो इनका स्टेक है वो 49% किसी भी कंपनी के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को देखें तो जो यूनियन बजट था 17 और 18 के अंदर, उसके अंदर हमें कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर कुछ प्रोविजंस हमें बताए गए कि जो ये बजट था उसमें हमें ये प्रोविज़न मिला कि हम पे करें एक ह्यूज सब्सिडी, जहाँ पे जो प्रीमियम है हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, और जितने भी नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज हैं वो इंक्रीज़ होंगे 15% से नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, और जो प्रेजेंट लेवल है वो है 20%। तो एज पार्ट ऑफ PMFBY तो जो हमारी जो एनुअल इनकम है उसकी वो है 9,000 करोड़
जो कि एलोकेट की गई है किसी भी क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर 17 और 18 के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमें टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं सिटीजन्स के लिए, उसकी अगर अर्निंग देखें तो 5 लाख से ज़्यादा है। और अगर हम गवर्नमेंट के देखें तो गवर्नमेंट एबल है कि वो अपने टैक्स पेयर्स के नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स को इंक्रीज़ करे। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एबल करते हैं कि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करें और फर्दर अपने टैक्स बर्डन को फ्यूचर के लिए कम करें। और अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने इनकम को अंडरटेक करते हैं जिससे कि वो एबल हों एक इंश्योरेंस कवर के अंदर, जो कि हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम डिमांड देखते हैं हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, जो कि पीपल के प्रेफरेंस में शिफ्ट हो रही है, राइज़ हो रही है, तो उससे हमारा जो फॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जब भी हम किसी बजट को अटैम्प्ट करते हैं तो हम अपने इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में। और जो पीपल है रूरल एरिया से वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने डिजिटल चैनल्स को, जो भी इंश्योरर्स के हैं, वहाँ पे हम किसी भी पॉलिसीज़ को बाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नंबर ऑफ़ इनिशिएटिव्स को लेती है जब वो किसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करती है। अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लॉन्च करती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कि एक पेंशन स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है 8% गारंटेड एनुअल रिटर्न अपने जितने भी ऑल सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि 60 ईयर एज ऑफ से ज़्यादा हैं, और उनका जो पॉलिसी टेन्योर होता है वो 10 साल का होता है। उसके बाद अगर हम अपने यूनियन कैबिनेट को देखें तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर रही है एक पब्लिक लिस्टिंग 5 गवर्नमेंट आउंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, जहाँ पे वो गवर्नमेंट स्टेक को रिड्यूस कर रही है 75% फ्रॉम 100%। और इसके एक्सपेक्टेड में देखें कि ये हमें हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देती है, और ये इनेबल करती है कि जो कंपनीज हैं वो अपने रिसोर्सेज को रेज करें किसी भी कैपिटल मार्केट में, जिससे कि वो अपने फंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस IRDAI है, वो प्लान करती है उन इश्यूज़ को जो कि किसी भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रीडिज़ाइन से बेसिस होते हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के इंडिया के अंदर, उसको देखा जाता है, और अगर हम किसी भी तरीके के डाइवर्स इक्विटी को फॉलो करते हैं तो वो IPO रूट को थ्रू किया जाता है। और IRDAI अलाउ करता है इंश्योर्स को कि वो इन्वेस्ट करें 10% अपने एडिशनल टायर को किसी भी बॉन्ड के अंदर, और जितने भी बैंक्स हैं वो इशू करें इस एग्रीमेंट्स को, जो कि वन कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा। और इसके एक्सपेंड में हम अपने एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं जो बैंक्स के, उनको एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा जो ये लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम अपना रिमेनिंग टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।